माननीय बहन जी ने अपनी पहली बार की सरकार में डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे 48 घंटे के अंदर अपराधियों की लिस्ट, तो पता चला तो उन्होंने तुरंत डीएम को सस्पेंड कर दिया। और वो डीएम शेड्यूल कास्ट के थे, राजा जी थे, स्वघोषित राजा थे। तो उनको दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट लेकर के जो सरकारें बन रही हैं और जो जिस प्रकार से और नेता, विधायक, सांसद बन रहे हैं, क्या वजह है कि वो उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो उन मुद्दों पे बोल नहीं रहे। उनकी खामोशी का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एक मैटर में नजीर अगर क्रिएट हो जाए कि जनता सड़क पे उतर आए या उस नेता की, उस रेस्पेक्टिव जो क्षेत्र का विधायक है, सांसद है, उसकी जवाबदेही तय हो जाए, तो मुझे लगता है कि जनता में अगर जागरूकता इस बात की हो जाएगी तो और भी जगहों पे लोग प्रश्न करना शुरू कर देंगे। और जब प्रश्न करेंगे तो ये अत्याचार की घटनाओं पे काफी हद तक कंट्रोल लग सकता है। माननीय बहन जी ने अपनी पहली बार की सरकार में डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे 48 घंटे के अंदर अपराधियों की लिस्ट चाहिए। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम था वो तथाकथित राजा जी थे, स्वघोषित राजा थे। तो उनको गिरफ्तार करवाया और ये एक नजीर पूरे प्रदेश के लिए क्रिएट कर दी। अभी हाल ही में आप अपने रघुराज प्रताप सिंह का नाम लिया है, जो कि कुंडा सा, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1997 में बीएसपी के कुछ विधायक तोड़ लिए थे, कि उस चीज का बदला लिया गया जो कार्रवाई। अब ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो क्या किया गया, लेकिन असल बात यह है कि आपराधिक रिकॉर्ड जिसका भी है, माननीय बहन जी के शासनकाल में हर अपराधी जेल में गया। और माननीय बहन जी के कार्यों की प्रशंसा न केवल दलित, पिछड़ा, मुसलमान करते हैं, बल्कि समण बिरादरी के भी लोग करते हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी पर उस तरीके से शिकंजा नहीं कसा गया साथ की सरकार में। तो आप ये खुद ही देख लीजिए ना कि व्यक्ति, जाति, धर्म को देख करके अपराधी तय हो रहे हैं। व्यक्ति, जाति, धर्म को देख करके सूची तैयार हो रही है किसको टिकट देना है। व्यक्ति, जाति, धर्म को देख करके किस पे अत्याचार होना है, किस पे सजा मिलनी है, किस पे मुआवजा मिलना है, ये सब कैटेगराइज करके ये सब किया जा रहा है। आप फलाने जाति के हैं तो आपका मुआवजा 5 लाख, आप इस जाति के तो आपका मुआवजा 20 लाख। तो ये जिस प्रकार का जो डिफरेंशिएशन किया गया है, जो समाज में एक व्याप्त तरीके से जो है दिखाई दे रहा है, माननीय बहन जी के शासनकाल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। अगर कोई अत्याचार हुआ, कोई किसी प्रकार का जो दुर्घटना हुआ, तो उसका जो भी बीमा राशि है, सरकार की तरफ से मुआवजा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। वो जाति, धर्म और व्यक्ति विशेष को देख करके नहीं किया। क्या लगता है ये जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इसमें जाति देखकर सब कुछ किया जाता, जाति देखकर अपराधियों पर कार्रवाई की जाती, जाति देखकर मुआवजा दिया जाता, जाति देखकर ही सारी चीजें की जाती हैं? देखिए, मैं माननीय बहन जी के शासनकाल को याद कर सकती हूँ। माननीय बहन जी के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए आज हमको इस बात की बात करनी पड़ी है, ये सब बातें करनी पड़ी। माननीय बहन जी के शासनकाल में तमाम नई योजनाएं चलाई गई और उसके साथ साथ जनता को जो आगे बढ़े उसके हिसाब से, जैसे बच्चों की शिक्षा फ्री में किया गया, लड़कियों को 12वीं के बाद साइकिल की योजना दिया गया जिससे वो आगे एजुकेशन ले सके। और इसी प्रकार से जो भी SC/ST एक्ट जो लगा था, उसमें एट्रॉसिटी एक्ट, उसमें भी जो मुआवजा राशि था वो मिला। और इसके साथ साथ जो भी अपराधी थे वो बगैर किसी जाति, धर्म, भेदभाव के वो जेल के अंदर थे। और उसमें ये भी आपको, मैं आजमगढ़ में हूँ, इसी आजमगढ़ की धरती गवाह है। जबकि माननीय बहन जी ने एक गांव में जब औचक निरीक्षण किया था, वो देवरिया गांव है तरौलिया विधानसभा का, मेरे परिवार के कुछ लोग उस गांव से एसोसिएटेड है, वो इस बात के गवाह है कि वहां पे माननीय बहन जी का पहली बार का शासनकाल था और रातों रात सड़क बनाई गई। और सुबह बहन जी का अचानक निरीक्षण हुआ और जब बहन जी को ये पता चला, पैर उन्होंने खुद अपने जूते लगा के देखे कि रातों रात सड़क बनाई गई और उसमें मिट्टी डाल के उसको पुराना किया गया। तो जब पता चला कि ये तो सड़क अभी रात में ही बनी है, क्योंकि मिट्टी हट गई और वो गिट्टी जो थी गीली थी, तो पता चला तो उन्होंने तुरंत डीएम को सस्पेंड कर दिया। और वो डीएम शेड्यूल कास्ट के थे। तो माननीय बहन जी ने बगैर जाति देखे, बगैर कम्युनिटी देखे, बगैर धर्म देखे, कोई भी अगर गलत कार्य किया हो तो उसको सस्पेंड किया, उसको जेल के पीछे किया या उसको उसके हिसाब से उसको सजा दिलाई। बिल्कुल। अच्छा, हम एक चीज और देखते हैं कि क्या, अच्छा, हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे आप पॉलिटिक्स में आप 1.5 साल पहले आए जी, इससे पहले अपना एक संगठन आप चलाया करते थे, तो आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि बीएसपी जो थी उसमें लड़ाई में पीछे रह गई? अगर मुझे किसी और दल से मौका मिला होता चुनाव लड़ने का लालगंज से, तो मैं वो पार्टी ज्वाइन करके लड़ सकती हूँ। आपकी बात का बहुत सीधा सरल सा जवाब है, ये जितनी जल्दी बहुजन समाज समझ जाए तो उतना बेहतर है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल को, और 1984 में हम 5 साल के थे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ तब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन वामसेव बन चुका था। लेकिन 1984 में जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी, हमारी जन्मजात सदस्यता उसी दिन हो गई बहुजन समाज पार्टी।
जब जन्मजात सदस्यता हो गई तो जिस दिन पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम, या जब 18 साल के हुए तो हम ऑटोमेटिकली वोटर बने और हम अपनी जन्मजात सदस्यता वाली ही पार्टी को वोट करेंगे। 18 साल के हुए हम तो मतलब हमें तो संघर्ष नहीं वो करना पड़ा, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने और जो मान्यवर साहब के साथ में जो लोग काम किए उनसे हमें ये पता चल रहा है कि जब आप काम करके यहाँ तक, हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रही है, चौथी पीढ़ी बहुजन समाज पार्टी को वोट करे। तो ये कभी ख्याल हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि हम अपना घर छोड़ करके किराए के घर में मजदूरी करने क्यों जाएंगे। नहीं, मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बीएसपी को नेता बनाने की फैक्ट्री कहा जी बिल्कुल, वो आज भी है। 2012 के बाद में हमने देखा बड़ा एक जो जत्था था नेताओं का जिनको तैयार किया, वो टूटकर बीजेपी में गए। और एक समय तो ये हुआ कि बीजेपी के जो विधायक जीत के आए थे उसमें एक बड़ा चंग जो था वो बीएसपी का धड़ा नजर आता था। फिर वो सपा में भी गए। अब हम देखते हैं कि जो 37 सांसद सपा के जीत के हैं उसमें भी बीएसपी के बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस में भी गए। और ऐसे ऐसे लोग गए जो कि एक समय पर बहन जी के बहुत करीबी हुआ करते थे और राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग बीएसपी में आते हैं, यहाँ पर ख्याति मिलती है, यहाँ से लॉन्च होते हैं और उसके बाद लगता है कि चलो ठीक है अब इस दूसरे दल में जाया जाए। आपका कुछ ऐसा प्लान तो नहीं कि यहाँ से ठीक है कि 1.5 साल के अंदर इंदु चौधरी जो है वो इस क्षेत्र में एक मजबूत राजनेता के तौर पर स्थापित हो गई, अब किसी और पार्टी का दामन थाम ले जाए? अक्सर यहाँ पर लोगों ने ऐसा किया है। देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं उनके मन में ये गलतफहमी रही है कि हमने जो वोट पाया वो हमने अपने दम पे पाया। हकीकत बात ये है कि आपको जो नेता बनाया, साहब कहते थे ना कि 10 जाएंगे तो हम 100 बनाएंगे, ये नेता पैदा करने वाली फैक्ट्री है। तो उनको ये इस बात का गुमान था कि शायद उनके व्यक्तिगत वोट थे जिसकी वजह से वो जीत गए, और फिर उन्होंने दूसरी पार्टी के पास गए और वहां पे अपने आप को, ये उनका निजी स्वार्थ था और उस निजी स्वार्थ की वजह से वो कुछ अपने समाज के भी लोगों का मतलब भला नहीं कर पा रहे, यानी उनका बुरा कर दिया वो, क्योंकि समाज में एक टूटन तैयार किया उन्होंने। तो वो लीडरशिप ना तैयार खुद कर पाए और ना वो समाज को तैयार कर पाए, जबकि बहुजन समाज पार्टी लगातार समाज और संगठन के ही ऊपर काम कर रही है। तो जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो गलतफहमी में गए, और अब आने वाले समय में आप ये देखिएगा कि वो उनका हालत वही होगा जो घर का ना घाट का वाली हालत होगी, कि अभी आप उधर से टिकट पाके एक बार तो आप काट की हांडी, मैंने कहा ना, बार बार नहीं चढ़ती। तो आप वहां पे गए, विचारधारा से आपने समझौता किया है, और विचारधारा से जो एक बार समझौता कर लेता है, अगर वो दोबारा आना चाहेगा तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी बात रह गई तो हम जिस दिन हम बता रहे, हम ये आपके चैनल के भी माध्यम से बताऊंगी, और मैं गांव में भी जाती हूँ तो भी यही कहती हूँ कि माननीय बहन जी हमारी जीती जागती महापुरुष हैं। हमने साहब कांशीराम को नहीं देखा, हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन हम अपनी माननीय बहन जी के हाथ को महसूस किए अपने सर पे, और जिस अपनी जीती जागती महापुरुष का हाथ जब अपने सर पे महसूस कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी महापुरुष पूरे बहुजन समाज की वो महापुरुष है, उनका हाथ सब लोगों के सर पे है। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपनी माननीय बहन जी के लिए काम करेंगे। राजनीति में कभी भी किसी भी प्रकार का लोभ नहीं मुझे छू सकता, क्योंकि हमने पहले ही तय किया था हम कोई परिवार नहीं बनाएंगे। 15 साल की शादी हमारी हो गई, हमारे पास कोई परिवार नहीं है, हमने कोई घर मकान नहीं खरीदा, कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं बनाया, कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस, जबकि मुझे एक बहुत अच्छी सैलरी एज अ प्रोफेसर मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी नहीं इस बात को सोचा। तो जब अपने व्यक्तिगत सारी इच्छाओं को हम खत्म करके यहाँ तक आए, माननीय बहन जी को आदर्श मानते हुए आए कि उन्होंने कितना त्याग उस समय किया। हमारे पास तो शादी है, हमारे पास तो पति है जिससे मैं लड़ाई झगड़ा भी कर लेती हूँ, प्यार मोहब्बत भी कर सकती हूँ, लेकिन हमारी माननीय बहन जी का त्याग देखिए। जिस दौर में लड़कियां शाम ढलने से पहले घर के भीतर हो जाया करती थी, उस दौर में वो लालटेन की रोशनी ले करके जो गांव-गांव उन्होंने जो अलग जगाई, ऐसे में इतनी जुझारू, इतनी शक्तिशाली महिला को धोखा देने का कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। आप